नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे। ये शब्दावलियाँ मुख्य रूप से क्लास 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ बीए के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। इन शब्दावलियों के माध्यम से अर्थशास्त्र की धारणात्मक समझ विकसित होगी। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली शब्दावली है उपयोगिता। उपयोगिता वह वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी हो तथा जिससे आवश्यकता की संतुष्टि हो उसे उपयोगिता कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो उसे भोजन की आवश्यकता है, और अगर उसे भोजन मिल जा रहा है, भोजन करने से उसकी भूख शांत होती है, उसकी भूख शांत होने से उसको संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार भूखे व्यक्ति के लिए भोजन एक उपयोगिता है। उपयोगिता को अर्थशास्त्रियों ने दो रूपों में बांटकर मापा है। पहला संख्यात्मक, जिसे मार्शल ने बताया, और दूसरा क्रमवाचक उपयोगिता का माप, जिसे हिग्स तथा एलन ने दिया। अगली शब्दावली कुल उपयोगिता। किसी वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। औसत उपयोगिता। कुल उपयोगिता को उपभोग की गई इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त उपयोगिता को औसत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता। उपभोग की इकाई में वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को उस इकाई की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी बराबर टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 के रूप में व्यक्त की जाती है, जिसे एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 4 केले से हमें 28 इकाई की कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, और 5 केले से हमें 30 इकाई की कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। तो हमें सीमांत उपयोगिता TUN-1 की सहायता से निकलेगी, जिसमें TUN 30 तथा TUN-1 28 को लिया गया है। इस प्रकार से इसको घटाने से सीमांत उपयोगिता 2 के बराबर होगी। अगली शब्दावली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसका प्रतिपादन गॉसन ने किया। गॉसन के अनुसार जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इसे गॉसन का फर्स्ट नियम भी कहा जाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम, इसका प्रतिपादन भी गॉसन ने किया। इसे गॉसन का दूसरा नियम कहा जाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम में उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की स्थिति तब प्राप्त करेगा जब वह विभिन्न उपयोगों में अपने संसाधनों को इस प्रकार से बांटे कि अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता सभी प्रयोगों के बराबर हो। अर्थात अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अगर सभी प्रयोगों के लिए बराबर हो तो उसे समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं, या इसे गॉसन का दूसरा नियम कहते हैं।
इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, समसीमांत उपयोगिता नियम को गॉसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। इसको 3 नामों से जाना जाता है। गॉसेन का दूसरा नियम, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, और तीसरा है आनुपातिकता का सिद्धांत। अर्थात समसीमांत उपयोगिता नियम को 3 नामों से जाना जाता है। गॉसेन का दूसरा नियम, प्रतिस्थापन का सिद्धांत और आनुपातिकता नियम। इसे एक सूत्र की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है। MUX/PX बराबर MUY/PY बराबर MUN। अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता x की सीमांत उपयोगिता का मूल्य x के मूल्य के बराबर तथा y की सीमांत उपयोगिता का मूल्य y के बराबर। मांग का नियम। मांग किसी निश्चित समय बिंदु पर एक उपभोक्ता द्वारा निश्चित कीमत में ली गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा मांग कहलाती है। अर्थात किसी निश्चित समय पर एक उपभोक्ता द्वारा निश्चित कीमत पर ली गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा मांग कहलाती है। मांग एक योजना अनुमान है। मतलब पहले से योजना बनाते हैं, अनुमान लगाते हैं, फिर वही वस्तु खरीदते हैं। इस प्रकार मांग एक योजना अनुमान है। मांग फलन, मांग की मात्रा एवं उसके निर्धारकों के बीच तकनीकी संबंध प्रकट करने वाले चरों को मांग फलन कहते हैं। मांग की मात्रा एवं उसके निर्धारकों के बीच तकनीकी संबंध प्रकट करने वाले फलन को मांग फलन कहते हैं। dx बराबर फंक्शन ऑफ px, x वस्तु की कीमत px, अन्य वस्तु की कीमत p0, y तथा t टेक्नोलॉजी, फैशन एवं रुचियाँ हैं। कीमत मांग वस्तु की मांग तथा उसके मूल्य के बीच पाए जाने वाले संबंध को कीमत मांग कहते हैं। वस्तु की मांग तथा उसके मूल्य के बीच पाए जाने वाले संबंध को कीमत मांग कहते हैं। dx बराबर फंक्शन ऑफ px। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, dx बराबर फंक्शन ऑफ px। आय मांग की परिभाषा क्या है? वस्तु की मांग तथा उपभोक्ता की आय के बीच पाए जाने वाले संबंध को आय मांग कहते हैं। वस्तु की मांग तथा उपभोक्ता के बीच पाए जाने वाले संबंध को आय मांग कहते हैं। dx बराबर फंक्शन ऑफ y। ये फंक्शन ऑफ y मतलब आय, और ये dx डिमांड ऑफ x वस्तु। अगला तिर्यक या आड़ी मांग। वस्तु की मांग तथा अन्य वस्तु के मूल्य के बीच संबंध को तिर्यक मांग कहते हैं, जिसे dx बराबर फंक्शन ऑफ p0 से व्यक्त किया जाता है। मांग का नियम। मांग के नियम की अवधारणा को मार्शल ने विकसित किया। मांग के नियम की अवधारणा को मार्शल ने विकसित किया। मांग का नियम एक गुणात्मक संकल्पना है। यह प्रश्न पीजीटी, टीजीटी एवं अन्य एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। मांग का नियम किस प्रकार की संकल्पना है? एक गुणात्मक संकल्पना है। मांग का नियम क्या होता है? अन्य बातें स्थिर रहने पर जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वस्तु की मांग घटती जाएगी। इसके विपरीत मूल्य की वृद्धि मांग में कमी लाएगी। मांग का नियम वस्तु की मांग तथा उसके मूल्य के बीच विपरीत संबंध बताता है। मांग वक्र
बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है तथा यह एक गुणात्मक संकल्पना है। अर्थात हम कह सकते हैं व्यवहारिक जीवन में देखा जाता है जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को कम कर देते हैं तथा यदि कीमत घटती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। यही मांग का नियम है। इसे इस प्रकार आरेख से भी समझा जा सकता है। यह प्राइस और यहाँ वस्तु की मांग, एक्स अक्ष पर मांग और वाई अक्ष पर प्राइस। मान लेते हैं प्रारंभ में वस्तु की कीमत P1 थी तो उपभोक्ता OX वस्तु की मांग करता था। अब कीमत बढ़कर P2 हो गई तो उपभोक्ता मांग घटा देता है और X0 वस्तु की मांग करता है। इस प्रकार से ये आरेख जो है मांग वक्र को दिखा रहा है। ये बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का है। बाजार मांग। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि बाजार में दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की कुल कितनी मांग होगी। जो यह प्रदर्शित करता है कि दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की कुल कितनी मांग होगी। सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु, देखो वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं। सामान्य वस्तु, घटिया वस्तु, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु, 4 प्रकार की वस्तुओं के बारे में पढ़ लेंगे। सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु सिर्फ परिभाषा पढ़ेंगे। सामान्य वस्तु जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ जाती है और आय घटने पर कम हो जाती है उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। अर्थात उपभोक्ता की आय एवं मांग के बीच सीधा संबंध होता है। जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ जाती है और आय घटने पर कम हो जाती है तो उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। घटिया वस्तु, जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है और आय घटने पर मांग बढ़ जाती है उसे घटिया वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है और आय घटने पर बढ़ जाती है उसे घटिया वस्तु कहते हैं। अर्थात आय एवं मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। आय बढ़ने पर मांग क्या होती है, घटती है, और आय घटने पर मांग क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। इस प्रकार से आय और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जा रहा है। अगली वस्तु स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। यदि x वस्तु की कीमत बढ़ने पर y वस्तु की मांग बढ़े अथवा x वस्तु की कीमत में कमी होने पर y वस्तु की मांग में कमी हो तो x और y स्थानापन्न वस्तुएं होंगी। अर्थात वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे सिंपल शब्दों में वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी और गुड़ तथा चीनी। चाय, कॉफ़ी और गुड़ तथा चीनी है। अगर चाय महंगी हो जाएगी तो चाय के स्थान पर लोग कॉफ़ी का प्रयोग करने लगेंगे। अगर गुड़ महंगा हो जाएगा तो गुड़ के स्थान पर लोग चीनी का प्रयोग करने लगेंगे। इस प्रकार से एक
इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। मतलब चाय के स्थान पर काफ़ी का प्रयोग, काफ़ी के स्थान पर चाय का प्रयोग, गुड़ के स्थान पर चीनी का प्रयोग और चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखते हैं, स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में सीधा संबंध पाया जाता है। एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में सीधा संबंध पाया जाता है। अगला पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, यदि वस्तु x की कीमत में कमी होने पर y वस्तु की मांग में वृद्धि हो। यदि x वस्तु की कीमत में कमी होने पर y वस्तु की मांग में वृद्धि हो अथवा x वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर y वस्तु की मांग में वृद्धि हो। यदि x वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर y वस्तु की मांग में कमी हो तो उसे क्या कहेंगे? पूरक वस्तु। ये भी कह सकते हैं, जिन वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है वह पूरक वस्तुएं होती हैं। जिन वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है वह पूरक वस्तुएं होती हैं। जैसे पेन और स्याही। पेन और स्याही का मतलब पेन और इंक एक साथ प्रयोग की जाती है, इसलिए पेन और इंक को पूरक वस्तुएं कहा जाता है। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे देख सकते हैं? अगर पेन की कीमत में वृद्धि होती है तो स्याही की मांग में कमी होगी। या ऐसे कह सकते हैं जैसे कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होगी तो कार की मांग में कमी होगी। या रोटी मक्खन, एक्स वस्तु की कीमत में कमी, मतलब रोटी की कीमत में अगर कमी होगी तो मक्खन की मांग में वृद्धि होगी। इस प्रकार से कह सकते हैं, जिन वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है उसे पूरक वस्तु कहते हैं। नमस्कार दोस्तों।